मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेक्सटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे आदेश 33 सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि निर्धन व्यक्तियों के धारावाद में रूल 3 के ऊपर चर्चा करूंगा और इसके आगे के नियमों के ऊपर उप नियमों के ऊपर चर्चा करूंगा। रूल 3 जो है आवेदन के प्रेजेंटेशन की बात करता है, यानी कि एप्लीकेशन के प्रेजेंटेशन की बात करता है। इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी आवेदन स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, किंतु यदि न्यायालय में उपसंजात होने से उसे छूट दी गई है, यानी कि न्यायालय में उपस्थित होने से उसे छूट दी गई है, तो आवेदन ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित किया जा सकता है। यानी कि आवेदन जो है वो अपने किसी एजेंट के द्वारा जो है प्रेजेंट कर सकता है, जो आवेदन से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके और जिसका उस रीति से परीक्षा की जा सके जैसे उस पक्षकार से की जाती है जिसका प्रतिनिधित्व वह कर रहा है, यदि वह पक्षकार स्वयं उपजात हो जाता है। यानी कि आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो सिर्फ इतनी सी बात है कि रूल 3 में सब रूल 3 में जो एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाएगी वो एप्लीकेंट स्वयं प्रेजेंट करेगा या फिर अपने एजेंट के माध्यम से पेश कर सकता है। और यदि एजेंट के माध्यम से पेश करेगा तो वो एजेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसे आवेदन के से संबंधित सारवान प्रश्नों को उत्तर देने के लिए संबंधित जानकारी हो। परंतु यदि एक से अधिक वादी हैं, यदि आवेदन उन वादियों में किसी एक द्वारा उपस्थित किया जाता है तो वह पर्याप्त होगा। यानी कि अगर एक से अधिक वादी हैं तो कोई एक भी अगर प्रेजेंट हो जाता है तो ये इतना पर्याप्त होगा। अब रूल 4 आवेदक की परीक्षा की बात करता है। जहां आवेदन उचित प्रारूप में है और सम्यक रूप से उपस्थित किया गया यानी कि प्रेजेंट किया गया है, वहाँ यदि न्यायालय ठीक समझे तो आवेदक की या फिर उसके अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात होने के लिए जो अनुज्ञात है, तब ऐसे अभिकर्ता की परीक्षा दावे के गुणागुण और आवेदक की संपत्ति के बारे में कर सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है, इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये है कि जब आवेदक प्रेजेंट होगा या फिर उसका एजेंट प्रेजेंट होगा तो उसका एग्जामिनेशन जो है न्यायालय करेगा और उसके दावे की मेरिट देखी जाएगी और आवेदक की संपत्ति के बारे में जांच की जाएगी। अब इसका नियम 2 है, यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थित किया जाता है तो न्यायालय आदेश दे सका कि आवेदक की परीक्षा कमीशन के द्वारा किया जाए। यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थित किया जाता है तो न्यायालय ठीक समझे तो ये आदेश देता है आवेदक की परीक्षा कमीशन के द्वारा या उसी रीति किया जैसे अनुपस्थित साझी की जा सकती है। तो यहाँ पर यहाँ पर न्यायालय को जो है के ऊपर जो है बर्डन डाल गया कि न्यायालय किस तरीके से सेटिस्फाई होगा। यदि या तो एजेंट की परीक्षा कर ले और उसके माध्यम से सेटिस्फाई हो जाए, और यदि अब एजेंट की परीक्षा से सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके के लिए कमीशन जारी कर सकता है, और ये कमीशन भी वैसे ही होगा जैसे कि अनुपस्थित साक्षी के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। अब सब रूल 5 है कि आवेदन का नामंजूर किया जाना। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहाँ नामंजूर कर सकता है कि नामंजूर करने के जो ग्राउंड है वो दिए गए हैं। पहला है कि वह नियम 2 और नियम 3 में विहित रीति से इसकी विवेचना नहीं की गई और यह उपस्थित नहीं किया गया है, एक है। दूसरा, जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है या जहां उसने आवेदन उपस्थित करने से ठीक पहले 2 मास के भीतर कपटपूर्वक या इसलिए कि वह निर्धन व्यक्ति को वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सके किसी संपत्ति का व्ययन कर दिया है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी ग्राउंड पाया गया तो वो जो है आवेदन को नामंजूर किया कर सकता है। परंतु एक प्रोविजो लगा हो नीचे, यदि आवेदक द्वारा वैनिक संपत्ति के मूल के हिसाब में लेने पर भी आवेदक निर्धन व्यक्ति को वाद लाने का हकदार है तो ऐसे आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि जहां उसके अभिकथनों से वाद हेतु दर्शित नहीं होता है,
यानी काज ऑफ एक्शन होना चाहिए, जैसे कि सामान्य मुकदमे में काज ऑफ एक्शन नेसेसरी होता है। जहां उसने प्रस्थापितवाद की विषय वस्तु के बारे में कोई ऐसा करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे विषय वस्तु के हित अभिप्राप्त कर लिया हो, या फिर जहां आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए अभिकथनों से ये दर्शित होता है कि वाद तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा वर्जित है, या किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमे में वित्त पोषण के लिए उसके साथ करार कर लिया हो। तो अगले जो पॉइंट्स हैं जो उसमें चा छा जा घा डा चा छा जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि पहला कि कॉज ऑफ एक्शन यदि नहीं होगा, विषय वस्तु से संबंधित कोई करार कर लिया हो, या किसी विधि द्वारा वर्जित हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने इसको फाइनेंस कर दिया हो, तो ये मुकदमा जो है, ये आवेदन जो है नामंजूर कर दिया जाएगा। अब इसका सब रूल 6 है कि आवेदन की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की सूचना। जहां न्यायालय को आवेदन को नियम 5 में कथित आधारों में किसी में नामंजूर करने कोई कारण नहीं मिलता है, वहां ऐसे साक्ष्य को जो आवेदक अपनी निर्धनता के सबूत में दे लेने के लिए ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के लिए जो उसको न साबित करने के लिए दिया जाता है दिन नियत किया जाएगा, जिसमें कम से कम पूरे 10 दिन की सूचना विरोधी पक्षकार और सरकारी प्लीडर को दी जाएगी। यानी कि अगर रूल 5 में आवेदन नामंजूर नहीं किया जा सकता है किसी ग्राउंड, जो कि उसमें जो मेंशन ग्राउंड्स हैं, तो उस परिस्थिति में कोर्ट जो है वो आवेदक से साक्ष्य लेगी कि अपनी गरीबी का आप साक्ष्य दीजिए, और उसको 10 दिन का समय दिया जाएगा। दस दिन की जो सूचना होगी वो विरोधी पक्षकार और सरकारी प्लीडर को दी जाएगी कि अगर वो अपना कोई आपत्ति वगैरह देना चाहते हैं तो दे दें। सब रूल 7 में सुनवाई में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यदि ऐसे नियत दिन को या उसके पश्चात यथाशीघ्र सुविधानुसार न्यायालय दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की यदि कोई हो परीक्षा करेगा और आवेदक या उसके अभिकर्ता की परीक्षा कर सकेगा और उनके साक्ष्य का पूर्ण अभिलेख तैयार करेगा। पहली प्रक्रिया तो ये हो गई। क्या हो गई पहली प्रक्रिया? यानी कि पार्टीज़ का एग्जामिनेशन किया जाएगा और दोनों पार्टी से एविडेंस लिया जाएगा। यहाँ दोनों पार्टी से मतलब कि सरकारी प्लीडर से। वन का में उपनियम 1 के अधीन साक्ष्यों की परीक्षा नियम 5 के खंड खा और खंड गा में खंडा में विनिर्दिष्ट विषयों तक ही सीमित रखी जाएगी, किंतु आवेदक या उसके अभिकर्ता की परीक्षा नियम 5 में विनिर्दिष्ट विषयों में किसी के एक संबंध में हो सकती है। यानी कि जो नियम 5 में जो आवेदन नाम मंजूर करने के जो ग्राउंड हैं, उन ग्राउंड के आधार पर उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है आवेदक का। आगे बताया गया है कि न्यायालय ऐसे तर्क भी सुनेगा जिससे पक्षकार इस प्रश्न पर देना चाहे कि क्या आवेदन के या ऐसे साक्ष्य के यदि कोई हो जो न्यायालय ने नियम 6 या इस नियम के अधीन लिया हो, देखते ही ये प्रकट हो कि आवेदन नियम 5 में वे निर्दिष्ट प्रतिषेधों में से किसी एक के अधीन है या नहीं। अगर कोई पक्षकार इस प्रकार के तर्क देता है कि अगर प्राइमा फेसी जो है ये रूल 5 के दिए हुए ग्राउंड दिखाई पड़ते हैं, तो उन तर्कों को सुनेगा और उसको अपने संज्ञान में लेगा। जब न्यायालय आवेदक को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा करेगा या अनुज्ञा करने के लिए इनकार करेगा, यानी इतना सब इस तरह से जब एग्जामिनेशन हो सकता है, तो या तो जब वो किसी नतीजे पहुँचेगा या तो उस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा या फिर उसको जो है डिसमिस कर देगा। रूल 8 है, यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तब क्या प्रक्रिया होगी। यदि आवेदन मंजूर कर लिया जाता है, वहाँ उसको संख्याकित किया जाएगा और रजिस्टर्ड किया जाएगा और उस वाद में वादपत्र समझा जाएगा और अन्य सभी बातों में यह वाद मामूली रीति संचित वाद के रूप में आगे चलेगा, सिवाय इसके कि वादी किसी याचिका प्लीडर की नियुक्ति या वाद से संसद अन्य कार्रवाई के संबंध में कोई न्यायालय फीस देने का दायी नहीं होगा।
इसमें ये बताया गया है कि यदि आपकी एप्लीकेशन यानी कि गरीब व्यक्ति के रूप में आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन को एक नंबरिंग दे दी जाएगी, उसको रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन को एज ए सूट जो है ट्रीट कर लिया जाएगा और इसमें वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे मामूली सूट में जो है, ऑर्डिनरी सूट में जो कार्रवाई की जाती है, परंतु इसमें जो है आपसे किसी स्टेप्स की फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी। ऐसे यानी कि अपोजिट पार्टी को नोटिस देना है या अन्य कोई किसी कार्रवाई के लिए कोई फ़ीस वगैरह आपसे दायी नहीं होगी। रूल 9 में बताया गया है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण, यानी विथड्रॉल ऑफ परमिशन टू सू एज ए इंडिजियन पर्सन। प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर जिसको पूरे 7 दिन की लिखित सूचना वादी को दी गई हो, न्यायालय आदेश दे सका कि वादी को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की दी गई अनुज्ञा निम्नलिखित दशाओं में प्रत्याहृत कर ली जाए। अर्थात वादी वाद के दौरान कोई तंग करने वाला अनुचित आचरण का दोषी हो, यानी कि वाद के दौरान यदि आपका कंडक्ट सही नहीं रहा तो भी आपके जो आपको निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की जो परमिशन मिली है वो न्यायालय इसको वापस ले सकता है। अगला है यदि ये प्रतीत होता है कि वादी के पास साधन ऐसे हैं कि निर्धन व्यक्ति के रूप में से वाद नहीं करना चाहिए, या फिर यदि वादी ने वाद की विषय वस्तु के बारे में ऐसा कोई करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे विषय वस्तु में कोई हित अभिप्राय कर लिया हो, तो क्या चीज़ है? नंबर 1 कि यदि आपका आचरण ठीक नहीं होगा तो भी परमिशन वापस ली जा सकती है। दूसरा, परमिशन देने के बाद भी यदि कोर्ट को ये पता चलता है कि आपके पास सफिशिएंट मीन्स हैं तो आपको निर्धन व्यक्ति को वाद चलाने की जो परमिशन दी गई उसको विड्रॉ किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपने जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है उससे कोई ऐसा कोई करार कर लिया है, यानी किसी को बेच दिया है और उस व्यक्ति ने बेचना स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है, किसी भी तरह का करार कर लिया हो, तो अगर उसने उसमें कोई इंटरेस्ट प्राप्त कर लिया हो, वो बेचने से भी प्राप्त हो सकता है, मार्गेज से भी प्राप्त हो सकता है या किसी अन्य तरीके से प्राप्त हो सकता है, तो अगर उसने कोई इंटरेस्ट प्राप्त कर लिया तो उस कंडीशन में निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की जो आपको परमिशन दी गई है उसको कोर्ट विड्रॉ कर लेगा। 9 का में कहा गया है जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाना। अब सवाल यह है कि यदि आप निर्धन व्यक्ति के रूप में न्यायालय में कोर्ट मुकदमा अपना एप्लीकेशन के रूप में देने में दिया आपने, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई और आपके पास वकील को देने के लिए पैसा नहीं है और आपके पास कोई वकील नहीं है, तो उस कंडीशन में के लिए 9 का में व्यवस्था की गई है। व्यवस्था क्या है वो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि उपनियम 1 में ये बताया गया है जहाँ किसी व्यक्ति का जिससे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, वहाँ न्यायालय उसके लिए प्लीडर तब नियत कर सकेगा जब मामले की परिस्थिति में ऐसा करना अपेक्षित हो। अब मान लीजिए आपके पास कोई वकील नहीं है और कोर्ट को लगता है कि आपको वकील एक प्रोवाइड कराना चाहिए, तो ऐसी उस परिस्थिति में वो कोर्ट आपके लिए वकील की व्यवस्था करेगा। दूसरा, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित का उल्लंघन करने के लिए नियम बना सकता है। अब यहाँ पर रूल 2 में जो इसका सब रूल 2 है 9 का उसमें हाई कोर्ट के रूल मेकिंग पावर के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? उप नियम 1 के अधीन नियत किए जाने प्लीडर को चयन की रीति, यानी कोई अगर प्लीडर का चुनाव होगा, यानी कोई सरकारी प्लीडर आपके लिए चुना जाएगा जो आपको आपके मुकदमे को फ्री लड़ेगा, तो उसके चयन की रीति क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, उस पर जो हाई कोर्ट रूल बना सकता है। उस प्लीडर को क्या सुविधाएं दी जाएंगी इस पर रूल बना सकता है, या कोई अन्य विषय जो उपनियम 1 के उपबंध को प्रभावी करने के लिए नियमों द्वारा अपेक्षित हो या उपबंधित किया जाए उस पर जो है हाई कोर्ट नियम बना सकता है। अब इसके आगे के रूल के बारे में बताया गया है रूल 10 के बारे में कि जहां निर्धन व्यक्ति सफल हो जाता है वहां खर्चे, जहां वादी वाद में सफल हो जाता है वहां न्यायालय फीस की उस रकम की संगणना करेगा, यानी कि वो देखेगा कितनी टोटल फीस उसमें बनी है,
यानी कि जो आपकी कॉस्ट थी कभी कभी लगाई गई हो, या फिर आपके जो प्रोसीडिंग्स के जो खर्चे हों विभिन्न तरीके के, और जो कोर्ट फीस न्यायालय को सबमिट करनी थी, उन सब की संगणना न्यायालय करेगा। यदि ऐसे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अवज्ञा ना दी गई होती, वादी द्वारा सद्दत की जाती। ऐसी रकम राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूली होगी जो उससे सद्दत करने के लिए डिग्री द्वारा आदिष्ट है, और वह वाद की विषय वस्तु पर प्रथम प्रभार होगी। यहाँ पर बर्डन कोर्ट के ऊपर डाल दिया गया है कि यदि निर्धन व्यक्ति के रूप में आप वाद के लिए सफल होते हैं तो कोर्ट डिक्री के द्वारा जो है, डिक्री में ये स्पष्ट रूप से बताएगा कि कोर्ट फीस किससे वसूली जाएगी, और वसूलने से पहले ये जो विषय वस्तु है उस पर ये कोर्ट फीस चार्ज कर ली जाएगी। नॉर्मली जो ऐसा होता है कि जो निर्धन व्यक्ति जिसकी बगैर फीस किए जो मुकदमा जो है आपसे कर दिया गया है, उसी से ये वसूला जाता है, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी पर यह कोर्ट फीस भार हो जाती है। अगले रूल में बताया गया है प्रक्रिया जहाँ निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है। अब मान लीजिए कोई जरूरी तो है नहीं कि आप निर्धन व्यक्ति के रूप में आपको एप्लीकेशन आपकी मंजूर कर लेगी, वाद चलाने को आपका मौका मिल जाएगा तो आप जीत ही जाएंगे। मान लीजिए आप मुकदमा हार गए। जहाँ वादी वाद में असफल हो जाता है या निर्धन व्यक्ति को वाद लाने के लिए अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जाती है, और या जहाँ वाद प्रत्याहत कर लिया जाता है या इस कारण खारिज कर दिया जाता है, उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए प्रतिवादी का नाम सम्मन की तामीली प्रतिवादी पर इस बात के परिणाम स्वरूप नहीं हो पाई कि वादी इसी तामीली के प्रभाव न्यायालय फीस पर डाक महसूल यदि को देने या वादपत्र की या संचित कथन की प्रतियां उपस्थित करने में असफल रहा, अथवा जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार हुई तब वादी उपसंजात नहीं हुआ, वहाँ न्यायालय वादी को या वाद में सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी भी व्यक्ति को आदेश देगा कि वैसे न्यायालय फीस दे। यदि निर्धन व्यक्ति वाद लाने की अनुज्ञा नहीं दी जाता तो फीस दी जाती। कुल मिलाकर यदि आप मुकदमा चलाने में, ये मुकदमा जब आपने निर्धन व्यक्ति के रूप में चलाया और चलाने के बाद यदि मुकदमा आप हार गए तो न्यायालय कोर्ट फीस आप ही से वसूलेगा और साफ साफ आदेश करेगा कि साहब इनसे कोर्ट फीस ली जाए। अब वो हारने का है कि एक तो एक मेरिट पर आप हार गए, दूसरा है कि आपने केस यदि विड्रॉ कर लिया या फिर आप सुनवाई पर खड़े नहीं हुए, जिसमें डिफ़ॉल्ट हो गया या अन्य किसी वजह से। 11 काम में ये कहा गया है निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन की प्रक्रिया कि इंडिजन का सूट जो है कब अवेट होगा, अगर अवेट होगा तो उसका प्रोसीजर क्या है। जहाँ वाद का उपशमन वादी की या सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो जाता है, वहाँ न्यायालय आदेश देकर न्यायालय फीसों की वह रकम जो वादी यानी निर्धन व्यक्ति को वाद लाने के सिवाय अनुज्ञात नहीं किया होता तो वादी द्वारा दी जाती है, मूल वादी की संपदा द्वारा राज्य सरकार द्वारा वसूलनी होगी। यानी कि यदि आप मर गए, निर्धन व्यक्ति के रूप में आपको परमिशन मिल गई और खुदा न खास्ता मुकदमे के दौरान आप मर गए, कोई लीगल वारिस नहीं है, तो आपकी जो कोर्ट फीस होगी वो किससे वसूली जाएगी? उसी प्रॉपर्टी से वसूली जाएगी। राज्य सरकार न्यायालय फीस के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है कि निर्धन व्यक्ति के वाद के रूप में यदि आप मर जाते हैं, जो वादी मर जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बताया गया कि सूट अवेट हो जाएगा। राज्य सरकार न्यायालय फीस की संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा न्यायालय किसी भी समय नियम 10 या नियम 11 या फिर नियम 11 का के अधीन न्यायालय फीस के संदाय का आदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी। यानी कि राज्य सरकार जब कोर्ट फीस वसूलेगी तो किस नियम में वसूलेगी? रूल 12 में वसूलेगी। अगला नियम यह है रूल 15। रूल 13, राज्य सरकार का पक्षकार समझे जाना। राज्य सरकार और वाद के किसी पक्षकार के बीच नियम 10, नियम 11, नियम 11 का, नियम 12 के दिन पैदा होने वाले सभी वादों में वाद के पक्षकारों के बीच में धारा 47 के अर्थ में पैदा होने वाला प्रश्न समझा जाएगा। यानी कि जो है ये निष्पादन के लिए जो सेक्शन 47 में जो प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, तो ये उसी में इसको समझा जाएगा स्पष्ट को। जो फीस की उगाही का जो प्रश्न है, जो राज्य सरकार जो है इन नियमों के अंतर्गत फीस की उगाही करती है। अब रूल 14 में बताया गया है कि न्यायालय फीस रकम की वसूली,
जहाँ नियम 10, नियम 11 का के अधीन आदेश दिया जाता है कि न्यायालय डिक्री या आदेश की एक प्रति तत्क्षण ही कलेक्टर को भिजवाएगा। वसूली के किसी अन्य ढंग या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर उसमें विनिर्दिष्ट न्यायालय फीसों की रकम संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति या संपत्ति की ऐसी रकम को जैसे भी हो वसूल कर सकेगा, मानो वो भू राजस्व के बकाया हो। यानी यहाँ पर कोर्ट भी कोर्ट फीस वसूल कर सकता है। अगर वो कोर्ट फीस वसूलेगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, कलेक्टर को जो है आदेश की प्रति भिजवा देगा और कलेक्टर जो है वैसे ही देगा जैसे कि वो आपका जो है रेवेन्यू एरियर वगैरह जो है वसूला जाता है। इसके अगले जो नियम हैं उनके विषय में जो है मैं अपने अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा आपसे अंतिम में एक निवेदन ये है कि यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।